सिस्टम नकारा और निकम्मा है। लाचारी किस बात की है? जिसके पास सारी ताकत है, प्रशासनिक ताकत है, जिसके कलम में ताकत है, जो फैसला करने की क्षमता रखता है, उसके बाद भी अगर फैसला नहीं कर पा रहा है, फैसले में विलंब कर रहा है, तो ये लाचारी नहीं होगी। देवरिया नरसंहार 2 अक्टूबर से लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी पर खबर चल रही होगी। आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार से एक ही गांव से 6 लोगों की अर्थियां निकलती है और मात्र 10 बीघा ज़मीन की मामला रहती है। यादव बिरादर कहा जाए और जो कि ब्राह्मण, 2 पक्षों में इस प्रकार से मारपीट होती है कि 6 लोगों की निर्मम तरीक़े से हत्या हो जाती है। इस विवाद पर कहीं ना कहीं इस समय जातिगत समीकरण भी देखा जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजू तुलसियान जी, जो चेयरमैन पद पर रह चुके हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे इस मुद्दे को ये अपने किस नज़रिया से देखते हैं। तो आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत। धन्यवाद आर्या पब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर मेरे विचार जानने के लिए मुझे अवसर दिया। देवरिया नरसंहार को जिस प्रकार से इस समय जातिगत समीकरण से जोड़ा जा रहा है, सभी पार्टी के नेता जाकर अपने अपने जाति के लोगों से मिल रहे हैं, किस नज़र से आप देखते हैं? देवरिया नरसंहार में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। एक पक्ष से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष से पूरा 5 लोगों का परिवार। उसमें शायद एक बड़ा लड़का और एक छोटा लड़का, 2 ही बचे हैं। अब जो लोग इसमें जाति देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इन निर्मम हत्याओं के बाद इन हत्याओं में जाति देखकर कम से कम उनकी आत्मा को कष्ट न दें। क्योंकि देवरिया हत्याकांड में जो हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो सीधे सीधे वो भ्रष्ट प्रशासन है, जो ऐसे ऐसे न जाने कितने ज़मीनी विवादों में अब तक न जाने कितने सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। ये तो एक घटना बड़ी हो गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गई और लोगों के संज्ञान में आ गई, और इतनी बड़ी घटना होने से लोगों की एक संवेदना जगी, जिस संवेदना को शांत करने के लिए प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐन कैन प्रकारेण कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर में ऐसी घटनाएं घटती क्यों हैं? मामला ज़मीनी था, ज़मीन की खरीद बिक्री का था, और ज़मीन की खरीद बिक्री के मामले में जिस तरह से हमारे यहाँ भी खड्डा में भी तहसील है और जगहों पे भी बहुत से तहसील हैं, न्यायालय हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर न्यायालयों में और इन तहसीलों में विवाद ज़मीनी ही होते हैं। और ज़मीनी विवाद में न जाने कितने लोग अपने जेवर, अपने गहने, अपने घर, अपने दरवाजे, अपने पशु, अपनी ज़मीन बेच करके लड़ते रह जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुजर जाती है, लेकिन उनके मामले हल नहीं हो पाते हैं। 14 लोग सस्पेंड हो गए हैं इस मामले में, दरोगा सहित, कांस्टेबल सहित, लेखपाल सहित, नायब तहसीलदार सहित 14 लोग सस्पेंड हैं। अगर सस्पेंशन को ही कार्रवाई माना जाए तो मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग को सस्पेंड कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। मैं अपने आंखों देखी और अपने ऊपर गुजरी हुई बातें बता रहा हूँ। मैंने सरकारी ज़मीनों को बचाने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और हर लड़ाई में मैं हारा हूँ। अंत में जाके कोई ऐसी लड़ाई नहीं रही जिसमें मैं जीत सका। 1-2 लड़ाइयाँ मैंने चेयरमैन पद पर रहते हुए अगर सरकारी ज़मीन बचाई तो वो केवल बाहुबल के बल पर बचाई, किसी सरकारी विभाग द्वारा उसमें सहयोग नहीं मिला। ये जितने भी लोग तहसील में या राजस्व विभाग में यहाँ से लेकर के और शासन स्तर तक बैठे हुए हैं, ये लोगों के विवाद को केवल पैसा कमाने की एक मशीन बना करके, उन फाइलों में उलझा करके, फाइलों के मकड़जाल में उलझा करके एक छोटे से मेड़बंदी के विवाद, छोटे से पैमाइश के विवाद को भी राजस्व की धाराओं में लपेट करके इतना लंबा और चौड़ा बना देते हैं कि अंततः देवरिया जैसी घटनाएं घटने पर मजबूर हो जाती हैं। सरकार दावा करती है कि 1 हफ्ते के अंदर हम ऑन द स्पॉट फैसला सुनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो केस जो था 7 साल से लंबित था।
सत्य प्रकाश जो दुबे थे, कहीं ना कहीं IGRS के माध्यम से विभागीय लोगों को कहीं ना कहीं अवगत करा दिए थे कि इस प्रकार से बड़ी घटना घट सकती है। अंत में किसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये बड़ा घटना घट भी गया, जिसको कहीं ना कहीं आप लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। वर्तमान में टीवी भी चल रहा होगा और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल एक खबर चल रही है। सर का कहना है कि हमारे साथ भी ऐसी घटना घट चुकी है, तो कुल मिला के कहा जाए तो प्रशासन को दोषी है सर। पूरी घटना का दोषी प्रशासन है, और केवल वही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखी एक देवरिया में घटना घटी है जिसमें 6 लोग मरे हैं। अभी अगर आप सरकारी आंकड़ों को निकालेंगे, पुलिस के रिकॉर्ड को निकालेंगे, तो न जाने कितने गांवों में और कितने लोग इन ज़मीनी विवादों में अपनी जान दे चुके हैं। और उसके बाद भी ये तो अभी मैंने सुना है कि इसमें अब प्रेमचंद यादव के मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरी सरकार से, या जो लोग भी इस कार्रवाई में लगे हुए हैं उन सभी अधिकारियों से, क्यों मकान बने हुए 15-20 साल हो गए होंगे, तो 15-20 साल पहले क्या सरकार को नहीं पता था कि वो सरकारी ज़मीन है? 15 साल से जितने भी अधिकारी आए होंगे, क्या उनको नहीं पता है कि सरकारी ज़मीन पर मकान बन गया? जी पता होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव होगा, कहीं न कहीं पैसे का दबाव होगा, कहीं न कहीं बाहुबल होगा, जिसके आगे ये अधिकारी घुटने टेक करके और उस समय उन गलतियों पर आंखें बंद किए होंगे। और आज जब 6 लोगों की जान चली गई, तो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अब बुलडोजर जैसी कार्रवाई करके वो अपने सर को ऊंचा करना चाहते हैं। इसमें जातिगत समीकरण जोड़ा जा रहा है, जातिवादी नेता लोग आकर अपने अपने पार्टी के लोगों को साथ आ रहे हैं और सत्तावना दे रहे हैं। देखिए, अगर आप सहानुभूति की बात करेंगे, तो जितनी सहानुभूति सत्य प्रकाश दुबे जी के परिवार की निर्मम हत्या पर है, उतनी ही सहानुभूति प्रेमशंकर यादव की हत्या पर भी होनी चाहिए, क्योंकि एक जीवन गया है। प्रेमचंद यादव का भी परिवार अनाथ हुआ है, सत्य प्रकाश दुबे जी का पूरा परिवार नष्ट हो गया है। तो इसमें अगर लाशों में कोई राजनीति देखता है, या मरने के बाद कोई उसमें राजनीति ढूंढता है, लाशों की कोई जाति ढूंढता है, तो उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं हो सकता है। ये जातियों का सवाल नहीं है, ये मानवता का सवाल है, इंसानियत का सवाल है। निष्पक्ष जांच करके कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच तो होनी ही चाहिए, और निष्पक्ष जांच क्यों आज होगी जब 6 लोग मर गए? इसके पहले कहाँ थी वो एजेंसियां जो जांच करने वाली हैं? सत्य प्रकाश दुबे ने अगर 10 सालों से या 5 सालों से लगातार लिखा पढ़ी की होगी, IGRS किए होंगे। हम लोग भी यहाँ देखते हैं तहसील में रोज़ हज़ारों IGRS दिए जाते हैं, तहसील दिवस और समाधान दिवस का ड्रामा किया जाता है, वहाँ पर हज़ारों लोग अपनी फरियाद लेकर के पहुँचते हैं। कितनों की फरियाद हल हो जाती है, और क्यों नहीं हल होती है? इसका मतलब कि अब हर जगह जो फरियादी हो अंत में जहर खा के मर जाए, या आत्महत्या कर ले, या उसकी हत्या हो जाए, तभी न्याय मिलेगा? क्या यही व्यवस्था है? कहीं ना कहीं सिस्टम लाचार है और दुर्व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं रो रही है। सरकारें दावा करती है, वादा करती है, जीतती है तो हम हर एक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढते भी हैं। सरकार तो दावा करती है कागज़ में, मगर जब धरातल पर वो समस्या नज़र आती है तो कई लोगों की इस समस्या में जान चली जाती है। इनका कहना है कि सिस्टम कहीं ना कहीं इस प्रकार से लाचार हो चुकी है कि अभी भी जो केस पेंडिंग में, अभी वो पेंडिंग में केस पड़ा हुआ है। 7 साल से वो केस लंबित था। क्या सर? सिस्टम लाचार नहीं है, सिस्टम नकारा और निकम्मा है। लाचारी किस बात की है? जिसके पास सारी ताकत है, प्रशासनिक ताकत है, जिसके कलम में ताकत है, जो फैसला करने की क्षमता रखता है, उसके बाद भी अगर फैसला नहीं कर पा रहा है, फैसले में विलंब कर रहा है, तो ये लाचारी नहीं होगी। किसके दबाव पर रुकते हैं सर? इसमें कई तरह के दबाव काम करते हैं। आर्थिक दबाव सबसे पहला, हर फाइल में रिश्वत ढूंढना, 2 पक्ष लड़ रहे हैं तो एक पक्ष से पैसा लेकर के दूसरे के विरुद्ध फैसला दे देना, फिर दूसरे पक्ष के द्वारा नए न्यायालय में जाना। तो पहला तो जो अनर्गल पैसा कमाने की नीयत है, उस कुर्सी पर बैठकर या उस व्यवस्था में शामिल होकर के, सबसे पहला कारण तो ये है। लाचारी कोई नहीं है, लेकिन लालच है। लाचारी के बदले में लालच इसका जिम्मेदार है उन अधिकारियों का जो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं इन विवादों में। और दूसरा राजनीतिक दबाव, और तीसरा बल का, बाहुबल का प्रयोग। अभी आपने सुना होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे क्षेत्र में 3 भूमाफिया घोषित हुए थे। आज उनका क्या हुआ? उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ हुई? बाहुबल है उनके पास, भूमाफिया से हट गए। आपने सुना होगा कि रेता में सैकड़ों एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी, क्या हुआ उसका? तो लाचारी कोई नहीं है, ये लालच और राजनीतिक दबाव
अपने आकाओं को खुश करने की ज़रूरत, और अंत में थोड़ा बहुत जातिवाद। अगर अपनी जाति का पक्षकार है तो जाति के आधार पर भी कुछ अधिकारी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ बड़े नेता राजनीतिक कहीं ना कहीं इसमें समीकरण अपना बना रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। वो लाशों पे जिन लोगों को राजनीति करनी हो वो राजनीति करें, लाशों में जिनको जाति देखनी हो वो जाति देखें। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये घटना एक सबक है और इस घटना से एक सबक लिया जाना चाहिए। और अगर अब भी भूमि विवाद के मामलों में प्रशासन त्वरित कार्रवाई करके निष्पक्ष फैसला करके पीड़ितों को न्याय दे सका तो शायद इन 6 लोगों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अन्यथा अभी भी ये 6 तो हैं ही, अभी भी बहुत सी ऐसी विवाद पड़े हुए हैं जिनमें ऐसे न जाने कितने लोगों की मौत हो सकती है। इस केस की कहीं ना कहीं खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। 14 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब बाकी इस पूरे मामले के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस घटना पर त्वरित संज्ञान लेकर के कार्रवाई की है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का धन्यवाद है। और शुरू से ही भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपना रखी है, लेकिन उनकी नीतियों का धरातल पे पालन करने वाले जो जनप्रतिनिधि या अधिकारी हैं वो उनकी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पर एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि आखिर में ये कमी कहाँ है। अब अधिकारियों के ऊपर भी जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जो कि सिस्टम में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनकी सुधार नहीं होगी। जी, निश्चित रूप से ये मॉनिटरिंग जरूरी है कि IGRS, प्रार्थना पत्र, समाधान दिवस, थाना दिवस, तहसील दिवस के ये सारे उपाय करने के बावजूद भी हत्याएं क्यों हो रही हैं, पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, विवाद यथावत क्यों है और विवाद इस स्थिति तक क्यों पहुंच जा रहे हैं, इन सारी स्थितियों की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। योगी जी तथाकथ कहने एक ध्यान दीजिए, जो गरीब वंचित परिवार है हमेशा प्रताड़ित होता है और इस प्रकार से केस में हमेशा लंबित रहता है कि सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी कहीं ना कहीं फंसा कर रखते हैं। किसी दिन उनकी एक खबर चलती है कि किसी की जान चली गई है तो कोई भूमि विवाद में मारा गया है। बाकी देवरिया से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार से जो जातिगत समीकरण नेता लोग बना रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे हैं आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।